हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का तनु क्लासेस आर्ट कॉम में। तो आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं इकोनॉमिक्स के चैप्टर 2 यानी उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से कवर करने वाले हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं और सभी क्वेश्चन को कवर करने का कोशिश करिएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैप्टर का थ्योरी कंप्लीट नहीं किए तो प्लीज़ पहले थ्योरी कंप्लीट कर लें। उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत पूरा थ्योरी में एक तरह से एक्सप्लेन करके बता चुका हूँ कि सीमांत उपयोगिता क्या होता है, कुल उपयोगिता क्या होता है। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन आपको पूछ रहा है कि जब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है तब कुल उपयोगिता घटने लगती है या फिर बढ़ने लगती है या फिर स्थिर रहती है या फिर गुना करती है। यानी सीमांत उपयोगिता जिसको क्या कहते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं, एमयू कहते हैं। एमयू अगर जीरो होगा तो टीयू क्या होगा, यानी टोटल यूटिलिटी यानी कुल उपयोगिता क्या होगा। देखिए एमयू जीरो रहने पर टीयू क्या होता है, कुल उपयोगिता स्थिर रहती है। क्या रहती है, स्थिर रहती है। इस तरह से राइट आंसर आपका क्या हो जाता है, ऑप्शन सी। ना ही ये घटने लगती है ना ही ये बढ़ने लगती है एमयू का जीरो रहने पर। कौन, टीयू यानी कुल उपयोगिता। इस तरह से पहला क्वेश्चन मेरा कवर हो गया। आगे बढ़ते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन आपको पूछ रहा है कि सीमांत उपयोगिता हो सकती है धनात्मक, ऋणात्मक या फिर शून्यात्मक या फिर उपयुक्त सभी। यानी सीमांत उपयोगिता के बारे में पूरा तरह से बता चुका हूं, एक तरह से थ्योरी में पूरा तरह से कंप्लीट करा चुका हूं। एमयू यानी सीमांत उपयोगिता क्या होता है। देखिए ये जो होता है ये धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक या फिर शून्यात्मक भी हो सकता है। इस तरह से मेरा राइट आंसर क्या हो जाता है, उपयुक्त सभी। यानी इसका राइट आंसर क्या होगा, उपयुक्त सभी। यानी सीमांत उपयोगिता तीनों के तीनों हो सकते हैं, धनात्मक, ऋणात्मक या फिर शून्य भी हो सकते हैं। इस तरह से आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन आपको पूछ रहा है कि उदासीनता वक्र का नीचे की ओर ढाल सूचित करता है। अब उदासीनता वक्र क्या होता है ये सब भी मैं एक तरह से पूरा तरह से कंप्लीट करा चुका हूं थ्योरी वीडियो में, ठीक है। आप लोग जाकर के देख लीजिए। तो सबसे पहला ऑप्शन है आपका धनात्मक ढाल या फिर ऋणात्मक ढाल या फिर स्थिर ढाल या फिर इनमें से कोई नहीं। यानी उदासीनता वक्र अगर नीचे की ओर जाएगा तो ढाल उसका क्या सूचित करता है। देखिए ये सूचित करता है ऋणात्मक यानी निगेटिव। अगर ढाल उसका अगर नीचे की ओर जाएगा तो उदासीनता वक्र का जो प्रवृत्ति होगा वो क्या होगा, निगेटिव होगा, ऋणात्मक होगा, ठीक है। इस तरह से तीसरा मेरा क्वेश्चन भी कवर हो गया। आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन आपको पूछ रहा है कि उपभोग यानी उपभोग के अंतिम इकाई से प्राप्त होने वाली उपयोगिता को क्या कहा जाता है। सीमांत उपयोगिता, धनात्मक उपयोगिता, ऋणात्मक उपयोगिता या फिर एक तरह से शून्यात्मक उपयोगिता, ठीक है। यानी ये जो कहा जाता है इसको कहा जाता है सीमांत उपयोगिता यानी मार्जिनल यूटिलिटी जो पढ़े हम लोग, एक तरह से एमयू यानी उपभोग की अंतिम इकाई से प्राप्त होने वाली उपयोगिता को क्या कहा जाता है, सीमांत उपयोगिता। एक तरह से यहाँ डेफिनेशन दिया हुआ है, परिभाषा दिया हुआ है सीमांत उपयोगिता का, ठीक है। इस तरह से चौथा क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन ए। अब आगे बढ़ते हैं। पांचवा नंबर क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि कीमत अनुपात यानी कीमत अनुपात पी एक्स अपॉन पी वाई का ढाल सूचित करता है। कीमत अनुपात यानी एक तरह से प्राइस रेशियो पी एक्स अपॉन पी वाई का ढाल जो होता है वो क्या सूचित करता है, बजट रेखा को या फिर बजट समूह सेट को या फिर कीमत रेखा को या फिर ए और सी दोनों। पांचवा नंबर क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर ये पूछ रहा है। देखिए ये जो सूचित करता है ए और सी दोनों, ए और सी में कौन कौन है, बजट रेखा और कीमत रेखा, ये दोनों चीज को शो करता है। कौन, कीमत अनुपात पी एक्स अपॉन पी वाई का ढाल जो है ये दोनों चीज को शो करता है, बजट रेखा और कीमत रेखा को। इस तरह से मेरा पांचवा क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन डी यानी ए और सी दोनों। आगे बढ़ते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे के सारे क्वेश्चन से जो है इसी टाइप के आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, इकोनॉमिक्स का दूसरा चैप्टर उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत का, ठीक है। तो आगे आपको पूछ रहा है कि सीमांत उपयोगिता का यानी सीमांत उपयोगिता ह्रास का नियम, ये ह्रास का नियम, सीमांत उपयोगिता ह्रास का नियम क्या होता है ये भी मैं बता चुका हूं। इस नियम के आधार पर क्या होता है, यानी सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम का आधार होता है मूल्य निर्धारण या फिर मांग का नियम या फिर उपभोक्ता की बचत का आधार या फिर उपयुक्त सभी। देखिए ये जो राइट आंसर होगा ये होगा एक तरह से इसका जो राइट आंसर होगा छठा नंबर क्वेश्चन का ये होगा इसका मांग का नियम। यानी ये जो होता है सीमांत उपयोगिता का जो ह्रास का नियम है, ये जो लॉ है ये किस पर आधारित है, मांग का नियम पर आधारित है, ठीक है। इस तरह से छठा क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या हो जाता है, मांग का नियम यानी ऑप्शन बी। अब आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आपको पूछ रहा है कि यदि एक्स वस्तु की कीमत ऊंची हो जाने पर वाई की कीमत भी ऊंची हो चली जाए तो दोनों वस्तुएं होती है स्थानापन्न, असंबंध या फिर पूरक या फिर प्रतिस्पर्धी। सातवां क्वेश्चन आपको यही पूछ रहा है, ठीक है। यानी ये जो फॉर्मूला मैंने बताया था ये फॉर्मूला के तहत ये आप एक क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। यानी थ्योरी वीडियो में बता चुका हूं। देखिए अगर यदि एक्स वस्तु की कीमत ऊंची हो जाने पर वाई अगर वस्तु की भी अगर उसका भी कीमत अगर ऊंचा हो जाता तो ये दोनों वस्तु क्या कहलाएगा आपस में, स्थानापन्न वस्तु कहलाएगा। क्या कहलाएगा, स्थानापन्न वस्तु कहलाएगा। इस तरह से मेरा कौन सा ऑप्शन राइट होता है, स्थानापन्न यानी ऑप्शन ए। अब आगे बढ़ते हैं। यह क्वेश्चन आपको पूछ रहा है कि निम्नलिखित में लोचदार मांग वाली वस्तु कौन सी है। लोचदार क्या होता है, पूर्ण लोचदार क्या होता है, कम लोचदार क्या होता है, अधिक लोचदार क्या होता है, ये सब चीज मैं बता चुका
चुका हूं। ठीक है, यहां आपको पूछ रहा है कि निम्नलिखित में लोचदार मांग वाली वस्तु कौन सी है? माचिस, दवाइयां, या फिर एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक, या फिर एयर कंडीशनर। ठीक है, यानी लोचदार मांग की जो वस्तु है इनमें ये होगा आपका एयर कंडीशनर। यानी एयर कंडीशनर कौन सी वस्तु है? लोचदार मांग की वस्तु की श्रेणी में आता है। ठीक है, इस तरह से मेरा 8वां क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या हो गया? एयर कंडीशनर, यानी ऑप्शन डी। अब आगे बढ़ते हैं। यह क्वेश्चन आपको पूछ रहा है कि यदि किसी वस्तु की मांग धनवान उपभोक्ता द्वारा की जाती है, यानी धनवान एक तरह से धनी व्यक्ति द्वारा, धनी उपभोक्ता द्वारा की जाती है, तो सामान्यतः इसकी मांग लोच होती है कम लोचदार, इकाई लोचदार, या फिर अधिक लोचदार, या फिर पूर्णतः लोचदार। यानी धनवान उपभोक्ता यानी एक तरह से अमीर आदमी उसको एक तरह से उसको उपभोग कर सकता है, यानी उसको खरीद सकता है, तब उसमें इसकी जो मांग होगी, इसका मांग कौन सा श्रेणी में आता है? ठीक है, वही आपको पूछा जा रहा है। ये लोचदार मांग जो होता है, ये लोचदार मांग कितने टाइप के होते हैं? 4-5 टाइप के होते हैं, इसको मैं बता चुका हूं। ठीक है, ये 9 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा अधिक लोचदार। यानी अधिक लोचदार, अगर कोई धनवान उपभोक्ता यानी धनी व्यक्ति अगर कोई चीज का मांग करता है तो उसका जो एक तरह से लोच की उसकी जो मांग की लोच होगी वो कौन सा होगा? अधिक लोचदार होगा। ठीक है, इस तरह से 9 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या हो गया? अधिक लोचदार। अब आगे बढ़ते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर ऑप्शन के साथ ये पूछ रहा है कि यदि MUY यानी मार्जिनल यूटिलिटी Y 20 है, अगर MUX 60 है, तो कीमत Y वस्तु की बराबर कितना हो जाता है? 4 रुपया। तब X वस्तु की जो कीमत होगी, संतुलन कीमत यानी संतुलन मूल्य क्या होगा? ये फॉर्मूला के तहत आपको बनाना है। यह ऑप्शन है आपका 14 रुपया, या फिर 3 रुपया, या फिर 12 रुपया, या फिर 4 रुपया। यानी 10वां नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाता है 12 रुपया। यानी अगर X की कीमत यानी X का जो संतुलन मूल्य होगा वो क्या होगा? X वस्तु का जो संतुलन मूल्य होगा वो क्या होगा? 12 रुपया होगा। इस तरह से आगे बढ़ते हैं। 11वां नंबर क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर ऑप्शन के साथ ये पूछ रहा है कि अर्थशास्त्र में उपयोगिता का आशय यानी अर्थशास्त्र में उपयोगिता का मतलब क्या होता है? किसी वस्तु की आवश्यकता की पूरी करने की शक्ति, या फिर आनंद, या फिर खुशी, या फिर उपादेयता। ठीक है, देखिए इसका राइट आंसर होगा किसी वस्तु की आवश्यकता की पूर्ति करने की शक्ति। अर्थशास्त्र में क्या कहलाता है? उपयोगिता का आशय। ठीक है, यानी उपयोगिता का आशय से मतलब क्या हो जाएगा? किसी वस्तु की आवश्यकता पूर्ति यानी पूरी करने की शक्ति को क्या कहेंगे अर्थशास्त्र में? उपयोगिता का आशय में। ठीक है, इस तरह से 11वां क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। अब आगे बढ़ते हैं। वस्तु की हर अगली इकाई के प्रयोग से सीमांत उपयोगिता घटती है, या फिर बढ़ती है, या फिर समान रहती है, या फिर शून्य हो जाती है। यानी वस्तु की हर अगली इकाई यानी हर अगला जो यूनिट होगा उसका इस्तेमाल करने से, उसका प्रयोग करने से MU घटती है, या फिर बढ़ती है, या फिर समान रहती है, या फिर शून्य हो जाती है। यही आपको पूछ रहा है। देखिए MU जो होता है वो क्या हो जाता है? घटती है। अगर एक तरह से अगली वस्तु का अगला यूनिट का अगर आप इस्तेमाल करते हुए जाइएगा तो MU जो होगा मार्जिनल यूटिलिटी वो क्या होगा? घटते जाएगा, यानी घटती रहेगी, यानी घटेगी। ठीक है, इस तरह से 13वां नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए। अब आगे बढ़ते हैं। 14वां नंबर क्वेश्चन आपको यह पूछ रहा है कि उपयोगिता को परोक्ष रूप से मापा जा सकता है मुद्रा द्वारा, या फिर इकाइयों द्वारा, या फिर मुद्रा एवं इकाइयों द्वारा, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। यानी उपयोगिता को परोक्ष रूप से कैसे मापा जा सकता है? 14वां नंबर क्वेश्चन का आपको यह पूछ रहा है। ठीक है, देखिए ये जो होता है मुद्रा द्वारा, यानी उपयोगिता को परोक्ष रूप से कैसे मापा जा सकता है? मुद्रा के द्वारा, यानी एक तरह से करेंसी के द्वारा उपयोगिता को परोक्ष रूप से मापा जा सकता है। अब आगे बढ़ते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 15वां नंबर क्वेश्चन आपको यह पूछ रहा है कि उपयोगिता की माप यानी उपयोगिता की माप संभव है यानी पॉसिबल है गणनावाचक दृष्टिकोण से, या फिर क्रमवाचक से, या फिर उपयुक्त दोनों से, या फिर इनमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर हो जाता है उपयुक्त दोनों से। यानी एक तरह से गणनावाचक दृष्टिकोण के माध्यम से भी एक तरह से उपयोगिता की माप को संभव है मापने का, और एक तरह से क्रमवाचक यानी उपयोगिता की माप संभव है दोनों विधि से, गणनावाचक दृष्टिकोण से भी और क्रमवाचक से भी। यहाँ आंसर भी लिख दिया, उत्तर जो होगा उक्त दोनों यानी ए और बी दोनों। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। 15वां नंबर क्वेश्चन मेरा कवर हो गया। यह क्वेश्चन आपको पूछ रहा है कि उपयोगिता ह्रास नियम का सर्वप्रथम प्रतिपादन किया था, किसने किया था? परो मार्शल ने, या फिर परो चैंपियन ने, या फिर परो बेल्टिंग ने, या फिर परो H.H. गोसेन ने। राइट आंसर आपको चूज करना है। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा परो H.H. गोसेन ने। यानी एक तरह से सर्वप्रथम यानी सबसे पहले जो उपयोगिता ह्रास का नियम का जो प्रतिपादन किया था वो किसने किया था? परो H.H. गोसेन ने। अब आगे बढ़ते हैं। 17वां नंबर क्वेश्चन यह पूछ रहा है कि उपयोगिता निम्न में से कौन सी विशेषता है? उपयोगिता एक मनोविज्ञान है, धारणा है, उपयोगिता व्यक्तिपरक होती है, या फिर उपयोगिता का उपचार सापेक्षिक है, या फिर उपयुक्त सभी। आपको पूछ रहा है कि उपयोगिता निम्न में से कौन सी विशेषता है यानी यूटिलिटी कौन सी विशेषता है, कौन सी प्रॉपर्टी है? देखिए ये जो होगा ये सारा हो गया। यानी एक तरह से उपयोगिता व्यक्तिपरक होती है, उपयोगिता का उपचार सापेक्षिक है, उपयोगिता का मनोवैज्ञानिक, उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक धारणा है। ये तीनों के तीनों बात जो है, ये तीनों के जो एक तरह से
तथ्य, ये जो स्टेटमेंट है, तीनों स्टेटमेंट है ये सही है। ठीक है, इस तरह से आपका राइट आंसर क्या हो गया, उपयुक्त सभी, यानी ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाता है 17 नंबर क्वेश्चन का। अब आगे बढ़ते हैं 18वां नंबर क्वेश्चन। ये पूछ रहा है कि उपयोगिता का गणनावाचक सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया, मार्शल ने, पिगू ने, या फिर हिग्स ने, या फिर सैमुअल ने। इसको जो प्रस्तुत किया था ये कौन किया था, मार्शल साहब ने। यानी कौन किया था इसको प्रस्तुत, उपयोगिता का गणनावाचक सिद्धांत को कौन किया था, मार्शल साहब ने। एक तरह से इसको जो एक तरह से नियम का जो प्रतिपादन किया था। ठीक है, इस तरह से 18 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या हो गया, मार्शल। अब आगे बढ़ते हैं 19वां नंबर क्वेश्चन आपको यह पूछ रहा है कि निम्न में से किस पर उपयोगिता ह्रास नियम लागू नहीं होता है, स्वादिष्ट भोजन पर, मौसम के फल पर, या फिर दुर्लभ संग्रह की वस्तु पर, या फिर अच्छी वस्तु, अच्छी पुस्तक, अच्छी कविता पर। यानी किस पर उपयोगिता ह्रास का नियम लागू नहीं होता है, अप्लाइड नहीं होता है। देखिए, दुर्लभ संग्रह की वस्तु पर ये जो होगा उपयोगिता ह्रास का नियम ये लागू नहीं होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं 20वां नंबर क्वेश्चन। ये पूछ रहा है कि गोसेन का प्रथम नियम, यानी गोसेन का प्रथम नियम निम्न में से कौन सा है, मांग का नियम, या फिर सीमांत उपयोगिता ह्रास का नियम, या फिर सम सीमांत उपयोगिता नियम, या फिर उपभोक्ता की बचत। गोसेन का प्रथम नियम कौन सा नियम है वही आपको पूछ रहा है। देखिए, गोसेन का जो प्रथम नियम है वो है सीमांत उपयोगिता ह्रास का नियम, यानी सीमांत उपयोगिता ह्रास का नियम को ही क्या कहेंगे, गोसेन का प्रथम नियम कहेंगे। इस तरह से 20वां क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। अब आगे बढ़ते हैं, यहां आपको फॉर्मूला पूछा जा रहा है सीमांत उपयोगिता का। ठीक है, यानी सीमांत उपयोगिता कैसे ज्ञात की जाती है, कैसे प्राप्त किया जाता है। पहला ऑप्शन आपका डेल टी यू बाई डेल टी यू अपॉन डेल क्यू। डेल का जो मतलब होता है वो चेंजिंग यानी परिवर्तन। ठीक है, दूसरा ऑप्शन आपका डेल एम यू बाई डेल क्यू, या फिर डेल क्यू बाई डेल टी यू, या फिर डेल क्यू बाई डेल एम यू। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डेल टी यू बाई डेल क्यू, यानी एक तरह से डेल टी यू यानी टोटल यूटिलिटी में चेंजिंग, टोटल यूटिलिटी में बदलाव, अपॉन उसको भाग दे देना है टोटल क्यू यानी टोटल इकाई से। ठीक है, इस तरह से 21वां नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। अब आगे बढ़ते हैं, बजट के बारे में आपको पूछ रहा है ये क्वेश्चन। ये पूछ रहा है कि बजट रेखा या कीमत रेखा का ढाल होता है माइनस पी एक्स अपॉन पी वाई, माइनस पी वाई अपॉन पी एक्स, या फिर प्लस पी एक्स अपॉन पी वाई, या फिर प्लस पी वाई अपॉन पी एक्स। ठीक है, इसका राइट आंसर आपको चूज करना 22 नंबर क्वेश्चन का। देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा माइनस पी एक्स अपॉन पी वाई, यानी बजट रेखा या कीमत रेखा का जो ढाल होगा वो क्या होगा, माइनस पी एक्स अपॉन पी वाई होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपको पूछ रहा है कि उपयोगिता का संबंध होता है लाभदायक नैतिकता से, या फिर मानव आवश्यक की पूर्ति से, या फिर इनमें से सभी। उपयोगिता का जो संबंध होता है वो किससे होता है, ठीक है, वही आपको पूछा जा रहा है। यानी मानव की आवश्यकता से, यानी मानव आवश्यकता की पूर्ति से होता है। यानी उपयोगिता का रिलेशन किससे होगा, यूटिलिटी का रिलेशन मानव उपयोगिता की पूर्ति से होता है। अब आगे बढ़ते हैं, यह पूछ रहा है कि उदासीन वक्र यानी उदासीनता वक्र होता है मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर, या फिर मूल बिंदु को और मूल बिंदु जो होता है एक तरह से मेन ओरिजिन जो होता है मूल बिंदु की ओर अवनतोदर, या फिर ए और बी दोनों, या फिर उपयुक्त सभी। यही आपको पूछ रहा है। ठीक है, ये जो होता है मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होता है, यानी उदासीनता वक्र जो होता है मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, टोटल कितना क्वेश्चन कवर किए, 24 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर किए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आगे आपको थोड़ा सा एक तरह से सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखना है, यानी एक लाइन में एक वर्ड में एक तरह से 2-4 शब्द में आपको आंसर देना। देखिए, किस स्तर के बाद, यानी किस स्तर के बाद सीमांत उपयोगिता तथा कुल उपयोगिता घटने लगती है। कुल उपयोगिता जब अधिक हो जाती है तब क्या होता है कि सीमांत उपयोगिता तथा कुल उपयोगिता क्या होने लगती है, घटने लगती है। ठीक है, ये मेरा एक तरह से एक शब्द में उत्तर देना है आप लोग को। ये एक तरह से शॉर्ट क्वेश्चन है। ठीक है, स्पेशल क्वेश्चन है। अब आगे पूछ रहा है आपको कि विलासिता, यानी विलासिता की वस्तु की मांग की लोच किस प्रकार होती है, तो अधिक लोचदार पर। यानी विलासिता की जो वस्तु होती है वो मांग कौन सा मांग की लोच पर होगी, तो अधिक लोचदार के जब होगा, यानी लोचदार जब अधिक होगा तब विलासिता वस्तु की मांग होती है। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन आपको पूछ रहा है कि उत्पादन के साधनों की मांग किस प्रकार होती है, व्युत्पन्न मांग, यानी व्युत्पन्न मांग कहते हैं। यानी उत्पादन के साधन की जो मांग होती है वो कैसी होती है, व्युत्पन्न मांग होती है। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपको पूछ रहा है सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको पूछ रहा है कि उपभोक्ता को प्राप्त होने वाली, यानी उपभोक्ता को प्राप्त होने वाली उपयोगिता के अधिकतमीकरण का बिंदु क्या कहलाता है, पूर्ण संतुष्टि का बिंदु कहलाता है। इसको जो कहलाता है उपभोक्ता को प्राप्त करने वाली उपयोगिता के अधिक जो होता है अधिकतमीकरण का जो बिंदु होता है, जो यानी ओरिजिन जो होता है उसको क्या कहेंगे, पूर्ण संतुष्टि का बिंदु कहेंगे। यानी यहाँ जो होता है उपभोक्ता पूरा तरह से संतुष्टि पा जाता है, उसको कोई चीज का कमी नहीं होता है। अब आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन आपको पूछ रहा है कि जब वस्तु आवश्यक होती है, जब वस्तु आवश्यक होती है
तो उस वस्तु की मांग लोच कैसी होती है? तो बेलोजदार, यानी जब वस्तु आवश्यक होगी क्या होगी, उसका वस्तु का जो मांग होगा वो क्या होगा, बेलोजदार होगा। मांग को एक तरह से लोचदार के लोचदार जो होता है लोच के रूप में एक तरह से मांग को डिराइव किया गया है। ये एक तरह से पढ़ा चुका हूं, हम लोग को एक तरह से थ्योरी में कंप्लीट करा चुका हूं। अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम गोसेन का कौन सा नियम है? तो प्रथम नियम है। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी कवर किए। सीमांत उपयोगिता ह्रास का नियम गोसेन का कौन सा लॉ है, कौन सा नियम है? तो प्रथम नियम है। ठीक है, तो टोटल कितना क्वेश्चन कवर किए? 7। जो छठा क्वेश्चन कवर किया, अब 7वां क्वेश्चन को हम देखते हैं। ये क्वेश्चन आपको पूछ रहा है कि उदासीनता वक्र के मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होने का क्या कारण है? तो घटती सीमांत प्रतिस्थापन की दर, यानी घटती सीमांत प्रतिस्थापन अगर घटेगा तो उदासीनता वक्र मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होगा। यही कारण है एक तरह से, मतलब उदासीनता वक्र के मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होने का कारण क्या है? घटती सीमांत प्रतिस्थापन की दर। ठीक है, यानी प्रतिस्थापन की दर, जो सीमांत प्रतिस्थापन की जो दर घटेगी, यही कारण है। तो आपको 8वां क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि तटस्थता वक्र विश्लेषण का क्या आधार है? तो कर्मवाचक उपयोगिता विश्लेषण, ये क्या है? आधार है। किसका आधार है? तटस्थता वक्र विश्लेषण का आधार है। ठीक है, तो टोटल 8 सब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर किए और 24 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर किए। उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो प्लीज कमेंट कीजिएगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबके सब क्वेश्चन जो है काफी इंपॉर्टेंट है और इसी टाइप के आपको बोर्ड में पूछे जाएंगे। तो तैयारी बहुत अच्छी से करना है और एक तरह से ध्यान में रखना सारे क्वेश्चन को, कौन सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। आप थ्योरी भी कंप्लीट कर लीजिए प्लीज, क्योंकि थ्योरी कंप्लीट करने से आपको पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ऑटोमेटिकली आप कवर कर लेंगे। ठीक है, तो ये कौन सा चैप्टर था इकोनॉमिक्स का? दूसरा चैप्टर उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत। ठीक है, तो फिर रखिए अपना ख्याल, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।